नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है सोशल वर्ल्ड में। पहली वीडियो को जो रेस्पॉन्स दिया आपने वो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला, हमें उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स दिया आपने एक छोटी सी वीडियो का। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, आज जो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, अपना जो सफ़र जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे एक ऐसे चैप्टर से जो आपका बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बोर्ड ने जिसको बहुत क्रूशियल कर दिया है, और जिसमें से आपका हिस्ट्री का जो मेजर पार्ट है बेटा वो उसी में से आने वाला है। तो चैप्टर से आप बखूबी वाकिफ हो, आपके सिलेबस में उसका नाम ही कुछ ऐसा है जो आपको अट्रैक्ट करता है उस चैप्टर के प्रति। तो आज हम जो अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। क्लियर? नेशनलिज्म इन इंडिया से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका था कि ये चैप्टर क्यों क्रूशियल है, क्यों जरूरी है, मैं पहले ही आपको बता चुका था। लेकिन आज मैं इसकी आपको अलग अलग पार्ट्स में वीडियो दूंगा। क्लियर? आपकी अगली वीडियो, इस बार वीडियो जो लेट हुई उसके लिए थोड़ा सा माफी चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था, हेल्थ इश्यूज हो गए थे, वायरल चल रहा है, तो जिसकी वजह से तबीयत थोड़ा बिगड़ गई थी। तो एक हफ्ते से हम आपको वीडियो नहीं दे पाए थे। बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर वीडियो कब आएगा, वीडियो कब आएगा। तो हमने अपना एक क्रूशियल टाइम निकाल के आपको वक्त देते हैं, ठीक, जिसके लिए हम वीडियो आपके लिए शूट करते हैं। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेशनलिज्म इंडिया से। सोशल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हिस्ट्री का ये चैप्टर जो बहुत ही क्रूशियल है, जिसमें से आपके कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर के क्वेश्चन इसमें से कंपलसरी है। 8 नंबर का तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्लियर? पूरे चैप्टर में से जो पार्ट आएगा आपका 8 नंबर का। उसके बाद आपकी हिस्ट्री का जो पोर्शन कर दिया है 20 नंबर का पोर्शन कर दिया है, ठीक है, जिसमें से आपके और भी चैप्टर हैं। आपका नया सिलेबस जो आपको मिल चुका है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल हटा दिया गया है। और ग्लोबल वर्ल्ड की बात करें तो ग्लोबल वर्ल्ड में से बहुत कम पार्ट आ रहा है। उसका जो फर्स्ट सब चैप्टर है, फर्स्ट से लेके 1.3 तक आ रहा है। यानी कि ग्लोबल वर्ल्ड क्या है, कॉन्क्वेस्ट क्या था, डिजीज क्या था, बस इतना है। उसके बाद मेजर क्रूशियल जो चैप्टर है आपका है प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर आपका। क्लियर? उसके बाद चैप्टर नंबर आपका 1, चैप्टर नंबर 1 कौन सा है बेटा आपका? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये देखते हुए ये जो 3 चैप्टर है वो आपके बहुत क्रूशियल कर दिए हैं बेटा। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला, नेशनलिज्म इन इंडिया। क्लियर? नेशनलिज्म इन इंडिया से चैप्टर स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैं वही बात करूंगा जो मैंने आपसे पहली वीडियो में बात करी थी कि आखिर नेशनलिज्म क्या होता है। क्लियर? नेशनलिज्म का मतलब होता है जब आप एक नेशन के प्रति अपनी वफादारी दिखाते हैं, एक डिवोशन दिखाते हैं किसी भी राष्ट्र के प्रति, तब हम उस चीज को क्या कहते हैं? नेशनलिज्म कहते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले हमने बात करी है कि आखिर नेशनलिज्म जो स्टार्टिंग हुई थी नेशनलिज्म की, वो स्टार्टिंग हुई कहां से थी। आखिर ये नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो कहां से आया है। आखिर जब हमारा देश किसकी गुलामी में था? ब्रिटिशर्स की गुलामी में था। तो बेटा उस टाइम पे क्या था कि हर चीज बटी हुई थी, हमें पता ही नहीं था आखिर नेशन होता क्या है और नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है। बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पे छोटी सी एक बात करना चाहूंगा, बहुत सारे सारे लोगों को एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन किसको लेके है? कि जो हमारी 1857 की क्रांति हुई थी उसको लेके बहुत सारे इतिहासकारों ने एक बात कही कि 1857 की जो क्रांति है वो देश के लिए हुई थी। लेकिन उसी के साथ साथ दूसरे इतिहासकारों का विचार देखा गया। उन्होंने बोला कि ये क्रांति देश के लिए नहीं थी, सब लोगों ने ये क्रांति अपने रीजन के लिए करी। कभी इसमें नेशनलिज्म की भावना तो थी नहीं, नेशन वाली भावना ही तो थी नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं झांसी की रानी की, तो झांसी की रानी ने जो युद्ध लड़ा था 1857 का, वो किसके लिए लड़ा था? झांसी के लिए। जब हम बात करते बिहार के कुंवर सिंह की, तो कुंवर सिंह ने जो युद्ध लड़ा था वो लड़ा था बिहार के लिए। जब हम जाट की बात करें, मेरठ के जाटों की बात करें, तो उन्होंने युद्ध लड़ा मेरठ के लिए। हम अगर बात करें लखनऊ की, तो बेगम हजरत महल ने युद्ध लड़ा था लखनऊ के लिए।
हम अगर बात करें मुगल बादशाह जो आखिरी थे आपके, उनकी बात करें तो उन्होंने दिल्ली के तख्त के लिए लड़ाई करी थी, और कानपुर से जो आपके नाना साहिब थे और तांतिया टोपे थे, उन्होंने जो युद्ध लड़ा था वो कहां से लड़ा था? आपके कानपुर के लिए। यानी कि 1857 की क्रांति में नेशनलिज्म नहीं था, उस क्रांति में क्या था? एक रीजनल चीजें थी, रीजन्स के लिए लोग लड़ रहे थे आपके, ठीक है, रीजनल फाइट थी बस। क्लियर? वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक सिपाही म्यूटनी थी, सिपाही म्यूटनी, एक छोटी सी सिपाही लोगों की म्यूटनी कह सकते हैं आप उसको। उसके बाद एज यू सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। और सबसे पहले ये नेशन स्टेट का जो नेशनलिज्म का बात जो आई है वो आई है आपके फ्रांस से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। नेशन स्टेट हमको सबसे पहले 1789 फ्रांस की क्रांति में देखने को मिला था। क्या था ये? देखते हैं हम लोग आगे। It also meant a change in people understanding of who they were and what defined their identity and sense of belongingness. सबसे बड़ी बात है, जब आपके नेशन की बात होती है तो उसमें हम बात करते हैं किसकी? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की। क्या होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस? सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? कलेक्टिव आइडेंटिटी की। कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या होती है कि आखिर कैसे कलेक्टिव आइडेंटिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज रिलेटेड टू द नेशनलिज्म। कैसे ये सारी चीजें आपके नेशनलिज्म से बिलोंग करती हैं, ठीक है, कैसे ये सारी चीजें आपके नेशन से बिलोंग करेंगी वो देखेंगे, और कैसे ये कनेक्ट करती हैं, ये आपकी वर्ल्ड की हिस्ट्री कैसे कनेक्ट करेगी हमारी इंडियन हिस्ट्री के साथ। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। क्या होता है नेशनल आइडेंटिटी? सबसे पहले नेशनलिज्म के लिए कुछ न्यू सिंबल्स की बात होती है। न्यू सिंबल्स क्या हैं वो देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे किसकी? न्यू आइकन्स की। आपके न्यू आइकन्स की बात करते हैं हम लोग, और उसके बाद बात करेंगे न्यू सॉन्ग्स। आपके न्यू सिंगल्स, न्यू आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स, ये सब जो होते हैं वो हमें कनेक्ट करते हैं किससे? नेशनलिज्म से। हमको कनेक्ट करके रखते हैं, यानी कि लोगों को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी में रखेंगे, लोगों को कलेक्ट करके रखेंगे, और किसकी भावना पैदा करेंगे बेटा? आपके नेशनलिज्म की। क्लियर? आगे बढ़ते हैं न्यू आइडियाज की, जिसमें बात हो न्यू आइडियाज, यानी कि वो न्यू आइडियाज जो किससे रिलेटेड हो? हमारे नेशन से रिलेटेड, ठीक है। न्यू आइडिया की जो हम बात करेंगे वो हमारे नेशन से रिलेटेड हो, तब किसकी भावना पैदा होगी लोगों के अंदर? नेशनलिज्म की, ठीक है। नेशनलिज्म की भावना तब जाके लोगों के अंदर पैदा होगी। क्लियर? आगे देखते हैं। फॉर्स न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज। ये क्या करता है? न्यू लिंक्स और रीडिफाइन करता है किसको? बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज, कम्युनिटीज की बाउंड्री को। अब देखिए, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज मेकिंग ऑफ दिस नेशनल आइडेंटिटी वाज ए लॉन्ग प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है। हमने देखा जहां से अगर इतिहास की शुरुआत होती है, इतिहास एक बहुत अलग चीज है जो एक दिन में क्रिएट नहीं हुआ है, जिसको बनने के लिए, जिसको बनाने में सालों लग गए। अगर हम बात करें फ्रांस की, तो जिसको फ्रांस की क्रांति यानी कि एफआर की अगर बात करें, एफआर का मतलब होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन जिसने पूरे वर्ल्ड में क्रांति लाया था, ठीक है, जिससे इन्फ्लुएंस होकर अलग अलग देशों ने किसकी मांग करी? आपके नेशन स्टेट की। किसने? आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस करा था मोंटेस्क्यू के आइडियाज को, जे रूसो के आइडिया को, मीड के आइडिया को, अलग अलग फिलोसफर्स के आइडिया को हम लोगों ने डिस्कस करा था। क्लियर? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक क्रूशियल रिवॉल्यूशन रहा है हिस्ट्री के नजरिए में। हिस्ट्री में इसकी एक अपनी अलग ही जगह है। किसकी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। क्लियर? अब सबसे बड़ी बात है बेटा कि आखिर ये कॉन्शियसनेस, किसकी कॉन्शियसनेस? नेशनलिज्म की, आखिर इंडिया के अंदर कैसे पैदा हुई। हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर कैसे ये कॉन्शियसनेस आती है, कैसे लोगों के बीच में भावना पैदा होती है किसकी? नेशनलिज्म की। राष्ट्रीयता की भावना कहां से आती है? एक ऐसा देश जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, एक ऐसा देश जहां पे 562 प्रोविंशियली स्टेट्स में बटा हुआ देश था, जहां पे बाकी पूरा देश आपका प्रिंसली स्टेट में बटा हुआ था, बाकी जो राज्य थे वो किसके अधीन थे? आपके ब्रिटिशर्स के अधीन। एक ऐसे देश के अंदर नेशनलिज्म की भावना पैदा करना एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद इन इंडिया एज वियतनाम एंड मेनी अदर कॉलोनीज, क्या था इंडिया के अंदर? वियतनाम जैसा देश भी कॉलोनीज में था,
आपकी ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, डचेस की कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनीज थी, अलग अलग कॉलोनीज थी। क्लियर? द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। और जो सबसे बड़ी बात आती है, नेशनलिज्म की जो भावना थी वो शुरू कहां से हुई थी? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब बात करते हैं कि बेटा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या होते हैं, व्हाट इज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जानने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कॉलोनी क्या होती है। कॉलोनीज का मतलब होता है जो दूसरे बाहरी देश आके, यानी कि फॉरेन कंट्रीज आके हमारे देश में जब राज करने लगते हैं, हमें अपना गुलाम बना लेते हैं और अपनी अपनी जो किंगशिप दिखाने लगे थे, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलोनीज। उन्होंने जो अपना राज यहाँ पे जो अपनी धाक जमा ली थी, उनको हम लोग बोलते हैं कॉलोनी। और उन्हीं कॉलोनी के विरोध में जो मूवमेंट चले थे, उन्हीं कॉलोनी के विरोध में जो मूवमेंट चलाए थे अलग अलग लीडर्स ने इंडिया के लिए, उसको हम बोलते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। आगे देखते हैं क्या होता है। People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism। क्या था कि लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया? यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल। यूनिटी मिल गई उनको। जो उनका प्रोसेस था, किस चीज का? स्ट्रगल का जो प्रोसेस चल रहा था कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट, उसमें एक यूनिटी मिलती है सबको। क्यों यूनिटी कैसे मिलती है? कि सबका जो विरोध प्रदर्शन था, सबका जो विरोध प्रदर्शन था वो किसके अगेंस्ट था? अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ये प्रदर्शन जो चल रहा था, जो स्ट्रगल चल रहा था, जो मास मूवमेंट चल रहे थे, वो किसके अगेंस्ट चल रहे थे? आपके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो एक कॉमन कॉज मिल गया सबको। बेशक मूवमेंट वो किसी के लिए भी कर रहे हो, ठीक है, किसी भी उनका पर्सनल एस्पिरेशन क्या थे, पर्सनल डिजायर क्या थी, वो कुछ भी हो, लेकिन जो मूवमेंट चल रहा था वो अगेंस्ट किसके था? आपके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और इसी चीज ने पूरे देश को क्या करा? जोड़ा। इसी चीज ने हमारे जो मूवमेंट चले थे किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो मूवमेंट चले थे, इसी चीज ने हमारे पूरे देश को जोड़ा। उसके बाद द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइड ए शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। क्या हुआ था कि जो सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड था, ऑप्रेस्ड मतलब जो हम लोगों को दबाया जा रहा था, ब्रिटिशर्स ने हमको जो डरा के धमका के मार कूट के जैसे रख रखा था, उसकी वजह से क्या हुआ? कॉलोनिज्म के अंडर ये सब चलता था। प्रोवाइडेड ए शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। और इसी चीज के खिलाफ, उनकी ऑपरेशन पॉलिसी के खिलाफ सब लोगों का विरोध स्टार्ट हो गया। और जिसने क्या किया? टाइड मतलब एकजुट करा बहुत सारे भारत के ग्रुप्स को, बहुत सारे भारत के लोगों को एकजुट करा। उसके बाद ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ द कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। चाहे वो कोई सी क्लास हो, पीजेंट्स क्लास हो, ठीक है, फिर वो आपकी जमींदार की क्लास हो, या बिजनेस क्लास हो, या ट्राइबल ग्रुप की क्लास हो, वुमेन्स क्लास हो, कोई भी क्लास हो, जो इफेक्ट दिख रहा था कॉलोनियलिज्म का, वो हर क्लास पे क्या था? अलग अलग था, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात थी, जो कॉमन बात थी, वो बात ये थी कि जितने भी मूवमेंट थे, किसी का भी मूवमेंट हो, वो किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। क्लियर? देयर एक्सपीरियंस वर बड़ी। कह सकते हैं कि हर लीडर के एक्सपीरियंस क्या हो सकते हैं? अलग हो सकता है। अब बात करते हैं इस ये जो छोटी सी लाइन है, इसके बारे में मैं बताऊं कैसे एक्सपीरियंस। गांधी जी का तरीका कुछ और था विरोध प्रदर्शन करने का। गांधी जी सहारा लेते थे सत्याग्रह का। सत्याग्रह क्या है, आगे हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। भगत सिंह का तरीका अलग था विरोध प्रदर्शन करने का। ऐसे ही अलग अलग लीडर्स का अलग अलग तरीका था किस चीज का? आपके विरोध प्रदर्शन करने का, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज कॉमन थी कि जो विरोध प्रदर्शन था वो एक कॉमन चीज के लिए था। कॉमन चीज यानी कि हमारे ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, वो उनके अगेंस्ट था। चाहे फिर वो भगत सिंह हो, चाहे आपके सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे गांधी जी हो, कोई भी लीडर हो, सबका जो विरोध प्रदर्शन था वो एक कॉमन इंसान के लिए था, वो थे ब्रिटिशर्स। उसके बाद देयर नोशन ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। हो सकता है उनके जो नोशंस है फ्रीडम के वो सेम ना हो। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्स दिस ग्रुप टुगेदर विद वन मूवमेंट, बट द हीरो ऑफ ऑल दीज मूवमेंट्स महात्मा गांधी। अपने आप में एक खास नाम है।
आजकल यूथ में एक बड़ा इनको लेके वायरल फैला दिया गया है, अलग अलग बातें बनती हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने देश का बंटवारा कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। ऐसी बातें लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो आजादी से पहले के कंडीशंस नहीं जानते हैं। उस टाइम पे एक ऐसे देश को जो 562 प्रिंसली स्टेट्स में बटा था, एक ऐसा देश जहां पे लोगों को एकजुट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और ऐसे में गांधी जी आके मास मूवमेंट चलाते हैं और लोगों का साथ पाते हैं। गांधी जी के एक कहने पे हजारों लाखों लोगों की भीड़ लग जाती थी। गांधी जी ने अलग अलग मूवमेंट करे और गांधी जी के अलग अलग मूवमेंट में सारी क्लासेस साथ आई, यानी कि कुछ तो बात थी गांधी जी में, तभी तो वो पूरे इतने बड़े देश को वो एकजुट कर पाए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट कर पाए, जिससे ब्रिटिशर्स की पावर कमजोर हो गई। क्लियर? तो गांधी जी कांग्रेस अंडर द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अंडर जो कांग्रेस थी आपकी, ट्राई टू फॉर्ज दीज ग्रुप, उन्होंने क्या करा कि इन ग्रुप्स को एकजुट करने की कोशिश करी। भाई बचपन में जो कहानी पढ़ी है कि एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है बेटा, लेकिन लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ना पॉसिबल नहीं है। वही गांधी जी ने करा कि अगर गांधी जी ने सोचा कि हम मूवमेंट अलग अलग जगह से करेंगे, मान लो आज मेरठ वाले लोगों का मन करा मूवमेंट करने का, उनने कर दिया, ब्रिटिशर्स उन्हें मार बैठा के सुला दिया, ठीक है, खत्म उनका मूवमेंट। आज मन करा आगरा वालों का, उनने अलग करा, उनके साथ भी ब्रिटिशर्स ने सेम किया, बंद कर दिया। गांधी जी ने सोचा अगर हम ऐसे मूवमेंट करेंगे तो हमारा मूवमेंट कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। हमको किस चीज की जरूरत है बेटा? हमको जरूरत है किसकी? मास मूवमेंट की। क्लियर? और ये मास मूवमेंट वाला काम करा था हमारे हीरो गांधी जी ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिस ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट, गांधी जी ने इन सारे ग्रुप्स को क्या कर दिया था? एकजुट कर लिया था। किसके लिए? एक मूवमेंट करेंगे, मिलके करेंगे, कॉमन कॉज के लिए करेंगे। क्लियर? क्योंकि गांधी जी को पता था सबका मूवमेंट किसके लिए है भैया, सबका मूवमेंट है तो किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। मूवमेंट अल्टीमेटली था तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। क्लियर? अब बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, ये बात बिल्कुल सच है। तो यूनिटी होती है वो कभी विदाउट कॉन्फ्लिक्ट तो आ ही नहीं सकती है। कॉन्फ्लिक्ट तो रहेंगे। जब आप इतने बड़े मास मूवमेंट की बात करेंगे, लोगों के लिए बात करेंगे, तो कभी कभी क्या होता है, ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं यार हमारी बात नहीं हो रही। पीजेंट्स का एक मुद्दा था, पीजेंट्स क्या चाहते थे कि रेंट वाली बात, ठीक है। आपके जो वर्कर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारी वेजेस की बात हो, ठीक। मालिक यानी कि इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो लोग क्या चाहते थे कि हमें बिजनेस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि सबकी एस्पिरेशन डिजायर्स अलग थी। तो बिल्कुल सही बात है, बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, यूनिटी जो थी वो विदाउट कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ सकती थी, उसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। In an earlier textbook, you have read about the growth of the nationalism in India up to the first decade of the 20th century. आपने देखा होगा कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड तक आपने पढ़ा होगा नेशनलिज्म के बारे में, उसके आगे क्या होता है। और सबसे पहली बड़ी बात आपको मैं बताता हूं, यहाँ पे जो हिस्ट्री का ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम डायरेक्टली हिस्ट्री के किस पार्ट में रखते हैं? इसको रखते हैं हम मॉडर्न इंडिया में। क्लियर? 1857 के बाद जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो आती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में। क्लियर? उससे पहले की जो हिस्ट्री है वो रहती है आपकी मिडिवल हिस्ट्री, और उससे भी पहले की जो पैलियोलिथिक, नियोलिथिक जो एज है, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इन सब की बात करें, वो हिस्ट्री आपकी आती है एंशिएंट हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री में ज्यादातर आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन, भीलवाड़ा और इन सब की जो खुदाई की बात हुई है, ढोला बीरा वगैरह की, उनकी बात होती है। मिडिवल हिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो ज्यादातर बात हुई है बुद्धिज्म की, जैनिज्म की, इन सारे जो धर्म की बात हुई है वो आपकी मिडिवल हिस्ट्री में आ जाता है। उसके बाद 1857 की क्रांति से सिनारियो चेंज होता है, वहां पे जो बात होती है, किसकी बात होती है? वो होती है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसमें से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हमने मुगल्स का भी ले रखा है। क्लियर? तो ये जो चैप्टर है आपका, ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। मॉडर्न हिस्ट्री एक क्रूशियल पार्ट भी है जब आप हायर लेवल पे तैयारी करते हैं। क्लियर? सिर्फ यही ये चैप्टर बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ये चैप्टर आपका 10th लेवल का नहीं है, ये चैप्टर आपका पीसीएस में से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। गांधी जी का स्पेसिफिक
टॉपिक दे रखा होता है। आप कभी भी किसी चीज का सिलेबस उठा के देखना, जैसे पीसीएस का सिलेबस उठा के देखना, यूपीएससी का सिलेबस उठा के देखना, किसी भी स्टेट पीसीएस का आप उठा के देख लोगे, उसमें मास स्ट्रगल की बात होती है, गांधी जी के मूवमेंट की बात होती है। गांधी जी ने कहाँ मूवमेंट करे, क्यों मूवमेंट करे थे, चंपारण आंदोलन क्या था आपका, खेड़ा मूवमेंट क्या था, ठीक है, बरदोलू मूवमेंट क्या था, इन सबको चोरी चोरा की वजह से क्या हुआ था। तो ये सारे मूवमेंट सिर्फ 10th लेवल का चैप्टर नहीं है, ये बड़े लेवल का चैप्टर है। तो इसको अभी से अगर आप ध्यान दे लेंगे, तो अगर आप आगे चल के कैरियर बनाते हैं अपना सिविल सर्विसेज में या बड़े उसमें, तो आपको ये चैप्टर वहां पे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको क्या होगा, एक रीडिफाइन करने की जरूरत होगी। आप थोड़ा सा रिवीजन लेंगे, आपको रिकॉल हो जाएंगी सारी चीजें। क्लियर? इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो इतिहास शुरू हुआ है वो इतिहास लिया गया है 1920 से। एंड स्टडी द नॉन कॉपरेशन एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें जो ज्यादातर बात होती है वो बात होगी किसकी, आपकी असहयोग आंदोलन की, और दूसरी बात होगी आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। क्लियर? 1920 से, लेकिन 1920 से पहले का एक सिनारियो ले रखा है, हमने ले रखा है विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की भी बात करेंगे। क्या था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, देखते हैं। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस साउथ टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। और हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कांग्रेस ने बड़े लेवल पे जाके लोगों को इकट्ठा करा, कैसे उसने मास मूवमेंट चलाए थे, कैसे उसने आपके जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, जो आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, उसमें कैसे लोगों को एकजुट करा था, और कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्लास ने आके साथ दिया था। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, देखेंगे हम इस चैप्टर के साथ। मास प्रोसेशन ऑन द स्ट्रीट्स बिकम ए कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। अब देखो, हम बात करते हैं थोड़ा सा 1900 से, ठीक है, 1900 से और 1920 के बीच की बात करते हैं। उस टाइम पे मैं ये नहीं कहूंगा कि मूवमेंट नहीं होते थे, आपके मूवमेंट तब भी होते थे, लेकिन जो मूवमेंट होते थे वो छोटे स्तर पे होकर रह जाते थे। ठीक है, छोटे स्तर का मतलब क्या है कि मूवमेंट गलियों के होके रह गए, ब्रिटिशर्स ने उन्हें मारा कूटा, शांत कर दिया, मूवमेंट खत्म हो गया। अभी लोगों को तलाश थी किसी लीडर की, कि कोई ऐसा लीडर आए जो मास मूवमेंट पे, मास लेवल पे लोगों को इकट्ठा करे और एक पावर जनरेट करे। देखो क्या होता है कि अगर हम किसी को थोड़ी थोड़ी पावर दे दें सबको, और एक सामने बहुत बलशाली आपके सामने क्या कर दिया जाए, कोई मतलब राक्षस आ गया, कुछ भी आ गया, तो उस पर छोटी छोटी पावर का कोई असर नहीं होता है। क्लियर? हमको क्या करना पड़ता है, सारी पावर को इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर जब हम सारी पावर इकट्ठा करके उस पर इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है उस पर बहुत गहरा असर हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक बार में उस पावर से खत्म हो जाए, नहीं, लेकिन उसकी शक्ति पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। उसे लगेगा कि जब ये लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं, तो मेरी पावर कहीं ना कहीं कम पड़ेगी। तो वही चीज थी कि कैसे उस पावर को एक करना था, कैसे पावर वो इकट्ठी हुई थी। बात करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसका इफेक्ट क्या होता है भारत के ऊपर। उसके बाद बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट की, कि खिलाफत मूवमेंट क्या था, और उसके बाद बात करेंगे हम लोग किसकी, अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो भैया द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये वर्ल्ड वॉर के कुछ सीन है। क्या था वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट क्या है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है। स्टार्ट करते हैं यहां से हमारी जर्नी। इन द इयर्स आफ्टर 1919, 1919 के बाद क्या होता है बेटा, कि द नेशनल मूवमेंट स्प्रेड टू न्यू एरियाज, इनकॉर्पोरेट न्यू सोशल ग्रुप्स, नए सोशल ग्रुप्स को इनकॉर्पोरेट कर रहा है अपने साथ। ठीक है, 1919 के बाद नए नए मूवमेंट स्टार्ट हो रहे थे, डेवलप न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। और यहां से क्या स्टार्ट होता है, आपके नए मोड स्ट्रगल के नए तौर तरीके। क्या है वो तौर तरीके, देखते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, हम कैसे समझेंगे इन डेवलपमेंट्स को। सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि इन डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट हुए थे आपके प्रथम विश्व युद्ध के बाद, अलग अलग जगह पे मास मूवमेंट स्टार्ट होने लगे थे, और स्पेशली इंडिया के अंदर, तो इनको हम कैसे समझेंगे, क्या थे ये, व्हाट इंप्लीकेशन डिड दे हैव। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन। वॉर, कौन सा वॉर बेटा,
अब देखते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन। आखिर जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसने कुछ न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट करी थी आपके इंडिया में। क्या थी वो न्यू पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन, उनके बारे में बात करते हैं। क्लियर? तो ये देखिए, आप डिफरेंट डिफरेंट नेशन देख रहे होंगे। ये क्या थे? वो नेशन है जिन्होंने आपके वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, दूसरा फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशियन एम्पायर। ये वो नेशन थे जिन्होंने आपका पार्टिसिपेट किया था किसमें? आपके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। इलेक्ट टू क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, कैसे किया कि इंडिया किसके अधीन था उस टाइम पे? ब्रिटिशर्स के। और ब्रिटिशर्स के अधीन था यानी कि इंडिया की भी फोर्सेस कहां गई थी? आपकी वर्ल्ड वॉर लड़ने। तो देखिए इसकी वजह से क्या हुआ इंडिया के अंदर, क्या हुआ? ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। जब युद्ध होता है तो आपको पता है युद्ध लड़ा जाता है हथियारों से, और हथियारों से युद्ध लड़ने के लिए भैया क्या होता है? एक्सपेंडिचर, खर्चा आता है, उसको बोलते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर। ठीक है, विच वॉज फाइनेंस्ड बाय द वॉर लोन्स। और ये जो डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर पड़ा था वो फाइनेंस किया जा रहा था किसके द्वारा? वॉर लोन्स के द्वारा। क्या थे ये वॉर लोन्स? ठीक है। दूसरी, अब जब यहां पे ये जो वॉर लोन से जो युद्ध लड़ा जा रहा था, डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ा, यानी कि खर्चा बढ़ा डिफेंस का। ठीक है, डिफेंस का खर्चा कहां से बढ़ रहा है? क्योंकि युद्ध जो लड़ा जा रहा था वॉर पे लड़ा, लोन्स पे लड़ा जाता। अब लोन्स को पूरा करने के लिए भैया क्या करा गया? टैक्सेस को इंक्रीज किया गया, टैक्सेस इंक्रीज किए गए। ठीक है, आपके टैक्सेस क्या किए गए? इंक्रीज किए गए। अब टैक्सेस इंक्रीज किए गए, इसकी वजह से क्या हुआ? कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, कस्टम ड्यूटीज को भी बढ़ा दिया है। कस्टम ड्यूटीज जो आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे होती हैं, उन ड्यूटीज पे टैक्सेस लगने लगे। कस्टम ड्यूटीज पे टैक्सेस बढ़ गए भैया आपके। फिर क्या हुआ? इनकम टैक्स, एक नई चीज इंट्रोड्यूस उस टाइम पे जिसको हम कहते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ब्रिटिशर्स ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या हुआ बेटा कि थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1930 एंड 1980। और क्या हुआ कि जो प्राइसेस थे इंक्रीज हुए, डबल हो गए। कब? 1913 से लेके 1918 के बीच में, लीडिंग टू द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। देखिए इंडिया उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने आके हमारे ऊपर बहुत सारे क्या अप्लाई कर दिए थे? आपके टैक्स। ठीक है, टैक्स अप्लाई कर दिए थे, बहुत सारे टैक्सेस, कर बोलते थे जिसको, आप कह सकते हो लगान कह सकते हो। लगान मूवी आपने देखी होगी, लगान देना पड़ेगा, भूमि टैक्स, अलग अलग प्रकार के टैक्स देते थे हम लोग। 1913 से 1918 के बीच में चीजों के प्राइसेस डबल हो गए थे, जिसकी वजह से कॉमन पीपल को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा था। आपके कॉमन पीपल के पास पैसा ही नहीं था, कहां से वो अपना घर बार चलाए, कहां से चीजें पूरी करेगा। उसके बाद विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। अब भैया पता है क्या हुआ कि सप्लाई होने लगी सोल्जर्स की। उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर्स हमारे भारत से भी गए, और सोल्जर्स कौन से गए कि एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज वाइड स्प्रेड एंगर। ये जो समझ रहे हो आप, ये जो बात है फोर्स एंगर, फोर्स रिक्रूटमेंट। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब था जबरदस्ती आर्मी में ले रहे हैं भाई साहब, मतलब लोगों का मन है या नहीं है, आओ बेटा आर्मी में भर्ती होना है तुमको, जबरदस्ती। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रूरल एरियाज थे उसमें एक गुस्से का माहौल पैदा हो गया कि अरे भैया ऐसे कैसे, हमारी मर्जी है नहीं और हमको ले जा रहे हो तुम आर्मी में, ये तो गलत बात है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है युद्ध के बारे में। और सीधा उनको डिप्लॉय कर दिया जाता था वॉर जोन में। किसको? जो फोर्स रिक्रूटमेंट में जो सोल्जर्स लिए जा रहे थे वो, उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग दी और उनको आप कहां ले जा रहे हो? वर्ल्ड वॉर में सीधे। क्लियर? तो इसकी वजह से लोगों के बीच में एक गुस्सा पैदा हो गया था। ठीक, गुस्सा पैदा हुआ, उससे क्या हुआ? ए प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू ज्वाइन द आर्मी, कि चलो भैया नौकरी दे रहे हैं सबको, चलो चलो आर्मी ज्वाइन करो, आर्मी बुला रही है तुमको ब्रिटिश, और आपको कहां जाना है? सीधे ओटोमन एम्पायर से युद्ध लड़ने जाना है। ठीक है, दूसरे विदेशियों से, हमारा कोई रोल ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि हमें युद्ध क्यों लड़ना है, बस ब्रिटिशर्स ने बोला है इसलिए युद्ध लड़ना है, चलो भाई चलते हैं जबरदस्ती। उसके बाद उसी समय पे क्या हुआ, 1918 से 19 तक और 1920 से 21 तक
क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला का मतलब है कि बहुत सारी जगह पे क्या हुआ, हम वैसे ही विश्व युद्ध के मारे हुए थे, ठीक है, इतने ज्यादा कर लिए जा रहे थे हमसे, इतना ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था, उसमें क्या हो गया भैया, क्रॉप फेल हो गई हमारी, हमारी फसलें नुकसान हो गया, फसल खराब हो गई। फसल खराब होने से क्या हुआ कि और ज्यादा हार्डशिप बढ़ गई, और ज्यादा लोगों को दिक्कत महसूस होने लगी। अब जब ये दिक्कत महसूस हुई, उसके बाद क्या हुआ, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। ये देखो भैया, सबके बर्तन खाली, खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने की कमी आ गई, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी है। क्यों? क्योंकि फसल खराब हो गई, फसल का नुकसान हुआ, इसकी वजह से किसकी कमी आई, हमारे खाने की। दिस वॉज accompanied बाय द एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। उस टाइम पे एक बीमारी फैली, आपकी कौन सी, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक नाम की, बहुत बड़ी महामारी टाइप फैली थी वो, ठीक है। उससे क्या हुआ था कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, अब सेंसस ऑफ 1921, ठीक है, सेंसस आया। सेंसस आप जानते हो क्या होता है, जनगणना होती है, हर 10 साल बाद लोगों की जनगणना करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि भारत की पॉपुलेशन कितनी हो गई है। करंट के अनुसार अगर देखा जाए तो हम 140 करोड़ हो गए हैं पॉपुलेशन, ठीक है। तो भारत ने चाइना को पछाड़ दिया पॉपुलेशन के मामले में, नंबर 1 पे आ गया है, ठीक है। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 1921 के सेंसस के द्वारा देखा जाए तो 12 से 13 मिलियन पीपल पेरिस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड द एपिडेमिक। खत्म हो गए 12 से 13 मिलियन लोग, पेरिस्ड एकदम खत्म, ठीक है। किसकी वजह से, इस फेमाइन, इस अकाल की वजह से और इस एपिडेमिक की वजह से। क्लियर? उसके बाद पीपल होप दैट द हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर। लोगों को लग रहा था कि जिस दिन विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, जिस दिन विश्व युद्ध बंद हो जाएगा, उस दिन हमारे दिन क्या होंगे, अच्छे हो जाएंगे। यानी कि लोग क्या सोच रहे थे कि जब आपका वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो हमारे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन कभी नहीं आए। क्लियर? क्यों क्यों नहीं आए अच्छे दिन, वो देखते हैं। बट दैट डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ, उनके अच्छे दिन नहीं आए। अब इस स्टेज पे लोगों को जरूरत थी एक लीडर की, किसी एक ऐसे लीडर की जो सारे लोगों को एक कर सके। क्लियर? तो हम पर बात करेंगे आगे किसकी। एट दिस स्टेज ए न्यू लीडर appeared and suggested a new mode of struggle। ऐसे खतरनाक स्टेज पे, ऐसी जब देश जूझ रहा था महामारी से, जब देश जूझ रहा था किससे, आपके खाने की समस्या से, जब देश जूझ रहा था किससे, वर्ल्ड वॉर के जो टैक्स बढ़ाए गए थे उनसे, जब देश जूझ रहा था अलग अलग चीजों से, तब लोगों को जरूरत थी किसी एक महान लीडर की, ऐसे लीडर की जो देश को एक कर सके, जो एकजुट कर सके और पूरे देश का एक कॉमन कॉज दे सके, किसके लिए, लड़ने के लिए। तब किसकी एंट्री होती है, आप समझ गए होंगे किसकी एंट्री होती है, बताते हैं हम आपको। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। ऐसे समय पे हमारे बापू गांधी जी एक नई चीज लेके आते हैं, गांधी जी लेके आते हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं कि सत्याग्रह की जो बात स्टार्ट हुई है उसके लिए आप सुनिए जरा। 1915 में गांधी जी लौटे थे आपके साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम चलता था वहां पे, अपार्थीड सिस्टम। अपार्थीड सिस्टम का मतलब होता है काले और गोरों में जो भेद हो रहा था वहां पे, ठीक है। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में लॉ की पढ़ाई करी, उस लॉ की पढ़ाई के साथ साथ गांधी जी ने अब ये अपार्थीड सिस्टम देखा कि अरे भैया ये तो बड़ी गलत चीज है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तब गांधी जी ने वहां पे सत्याग्रह स्टार्ट करा था। वही सत्याग्रह गांधी जी, सत्याग्रह का आइडिया गांधी जी कहां लेके आते हैं, भारत के अंदर लेके आते हैं। और इसमें क्या होता है, 1915 जनवरी में, 1915 जनवरी में हमारे गांधी जी लौटे थे इंडिया, कहां से, आपके साउथ अफ्रीका से। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका से गांधी जी लौटे। क्लियर? एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, वहां पे सक्सेसफुली, जो मैंने बात बताया था, उन्होंने वहां पे सक्सेसफुली मास एगिटेशन किया था। इसी मास एगिटेशन को गांधी जी ने क्या बोला था, सत्याग्रह। क्लियर? इसी मास एगिटेशन को सत्याग्रह बोला गया। ठीक, मास एगिटेशन क्या था, एक ये रेसिज्म के खिलाफ था। गांधी जी की जो लड़ाई थी साउथ अफ्रीका के अंदर रेसिज्म के खिलाफ थी, रेसिस्ट लोगों के खिलाफ थी।
रेसिज्म क्या होता है? जब काले और गोरे लोगों में भेद किया जाता है उसे रेसिज्म कहते हैं। और रेसिज्म की चीजें आपको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बहुत सुनने को मिलता है। क्लियर? उसके बाद गांधी जी का जो आइडिया था सत्याग्रह का, एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। आप लिख सकते हैं इसको कि जो आइडिया था किसका? सत्याग्रह का, वो क्या एम्फसाइज करता है? ये क्या दिखाता है कि पावर दिखाता है। किसकी पावर? ट्रुथ की पावर। एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, और क्या सर्च करता है? नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ। और सर्च किस चीज की? आपके ट्रुथ की। क्लियर? उसके बाद इट सजेस्टेड दैट, गांधी जी कहते थे सत्याग्रह के अंदर क्या सजेस्ट करता है? अगर आपका कॉज क्या है, तो गांधी जी कहते थे कि भैया अगर आपका कॉज क्या है, ट्रू है, आपकी जो लड़ाई करने की वजह, जो विरोध करने की वजह अगर सच है, द कॉज वाज क्या है आपका? ट्रू है। ठीक है? द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, और जो आपका स्ट्रगल है वो किसके खिलाफ है? इनजस्टिस के खिलाफ है। तो भैया क्या होगा कि सत्याग्रह। तो उसी चीज को, और गांधी जी एक और चीज कहते थे, देयर इज नो नीड ऑफ द फिजिकल फोर्स। ठीक है? तो गांधी जी कहते थे कोई जरूरत नहीं है किसकी? फिजिकल फोर्स की। फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। फिजिकल फोर्स का मतलब है लड़ाई दंगे की जरूरत नहीं है भैया। लड़ाई दंगा मतलब मारकूट की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मारो कूटो जाके। ठीक है? आप नॉर्मली सत्याग्रह करिए। सत्याग्रह का मतलब मजा क्या है? सत्याग्रह में कोई फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। आप शांति से बैठ के विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं अपने ऑपरेशन के खिलाफ। क्लियर? उसके बाद विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, आपको बदले की भावना नहीं रखनी है, आपको गुस्सा नहीं होना है। ठीक है? और इस सत्याग्रह कुड विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस। और गांधी जी कहते थे कि जो सत्य में मतलब एक जो सच्चा सत्याग्रही होगा वो अपना युद्ध, जो अपनी लड़ाई है, वो नॉन वायलेंस के माध्यम से जीत सकता है। उसको वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। डोंट बी लाइक द रॉकी भाई, मतलब रॉकी भाई का वो डायलॉग, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, है ना? आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी, सो आई कांट अवॉइड इट। गांधी जी सेड कि भैया नो वायलेंस नो वायलेंस नो वायलेंस। ठीक है? आप विरोध करिए बट नॉन वायलेंटली, आराम से। रॉकी भाई नहीं बनना है आपको, आराम से मूवमेंट करना है। ठीक है? उसके बाद क्या है? दिस कुड बी डन बाई अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है? अपील करके कर सकते हैं आप, आराम से बैठ के विरोध प्रदर्शन करिए। ठीक? उसके बाद पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशन हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रुथ इंस्टीड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रुथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। आपको ऐसा नहीं करना है, आप शांति से विरोध प्रदर्शन करिए इंस्टीड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रुथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। आप अपने ऑपरेशन को, ऑपरेशन मतलब जिसके खिलाफ आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उसको ऐसा यकीन मत दिलाओ बेटा कि आप उसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हो किससे? लड़ाई दंगे से, डंडे चला रहे हो, हथियार चला रहे हो, नहीं। कि जिससे आप उसे यकीन दिलाओ कि नहीं हम सच बोल रहे हैं तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं। आप मूवमेंट करिए बिल्कुल सत्याग्रह वाले तरीके से, गांधी जी के तरीके से, यानी कि पीसफुल वे में, शांति से, नॉन वायलेंटली। क्लियर? तो हो सकता है उससे भी बात बन जाए, हमेशा लड़ाई दंगा करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? गांधी जी कहते थे ऐसे। उसके बाद बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रम्प। गांधी जी कहते थे कि बेटा कुछ भी हो, आखिर में जीत किसकी होगी? आपके ट्रुथ की। अगर आप सच के लिए लड़ रहे हैं तो आपका जो सच है, जो आपका कॉज है, कॉज यानी कि जो वजह है, और अगर आपकी वजह सच है और आपकी लड़ाई सच में अन्याय के खिलाफ है, तो आपको जीत जरूर मिलेगी। ये हमारे गांधी जी का कहना था। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट द इंडियंस। और गांधी जी कहते थे कि ये जो धर्म है, धर्म कौन सा? सत्याग्रह को एक धर्म मानते थे। ये जो धर्म है किसका? नॉन वायलेंस का, वो क्या कर सकता है? लोगों को एकजुट कर सकता है। क्लियर? तो लोगों को एकजुट करने के लिए भी ये क्या था? एक धर्म चलाया था गांधी जी ने। इस मास मूवमेंट को गांधी जी ने जिसका सत्याग्रह का नाम दिया था, वही धर्म। अब गांधी जी आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स। ठीक? तो हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। ठीक है? आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे हम अगली वीडियो में। क्लियर? आगे हम जानेंगे
कि गांधी जी ने कैसे अलग अलग 3 मूवमेंट करे थे, कैसे सत्याग्रह का मूवमेंट करा था, कैसे सत्याग्रह स्टार्ट करा गांधी जी ने 1916-17 में। आपकी बात होती है सबसे पहले चंपारण आंदोलन की, आखिर क्यों गांधी जी ने चंपारण आंदोलन करा था, आखिर क्यों गांधी जी ने खेड़ा मूवमेंट करा, आखिर क्यों गांधी जी ने अहमदाबाद मिल वर्कर्स का आंदोलन करा। बहुत ज्यादा क्रूशियल है आपके बोर्ड के पेपर के अनुसार, ठीक। इनके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, बिल्कुल आता है, सत्याग्रह के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, उसके बाद पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है जो वर्ल्ड वॉर ने क्रिएट करी थी। तो हम ये सब चीजें आपकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं जरूर बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपकी अगली वीडियो मैं आपको 2 दिन के अंदर दूं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू।